नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार की आबोहवा में इन दिनों बहुत ज्यादा ही बेचैनियां महसूस की जा रही हैं। बेचैनियां लोगों के मन में इस बात को लेकर के है कि उनके वोट से अगली सरकार किसकी बनेगी। राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों के भीतर इस बात की बेचैनी है कि टिकट मिलेगा या नहीं। सिटिंग विधायकों के भीतर भी बेचैनियां हैं, कहीं टिकट तो नहीं कट जाएगा। बड़े नेताओं में बेचैनियां इस बात को लेकर के है कि उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा या घटेगा, जो वोट मिलेगा वो सीटों में तब्दील होगा या नहीं। यानी नवंबर में आने वाले नतीजों की आहट ने सबकी सांसें फुला रखी हैं। बिहार की तेजी से बदली सियासी हवा में सबको भविष्य और भविष्य के समीकरणों को लेकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। नेताओं का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो अपने मन के भीतर चल रहे तूफान को बड़ी चतुराई से छिपा लेते हैं और जीत हार के बीच आगे बढ़ने की रणनीति पर हमेशा काम करते रहते हैं। ऐसे में दर्द बिहार की आज की किश्त में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में अक्टूबर की चुनावी आंधी जब शांत होगी तो नवंबर में किस तरह की पॉलिटिकल पिक्चर सामने आ सकती है। जेडीयू का क्या होगा, बीजेपी में कितनी हलचल होगी, 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो जैसा क्यों है। प्रशांत किशोर किंग बनेंगे या फिर किंग मेकर, या दोनों में से कुछ भी नहीं। नवंबर में जीत या हार, दोनों स्थिति में बिहार में राजनीतिक समीकरण और रिश्ते कितने बदले बदले दिख सकते हैं। आज भविष्य के गर्भ में छिपी ऐसी ही तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। बिहार में बेचैनियां, नवंबर में क्या होगा रामारे। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए में शामिल जेडीयू की। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। संभवतः पहली बार नीतीश कुमार फ्रीबीज के सहारे बिहार में जेडीयू का पलड़ा भारी करने में जुटे हैं। उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली, एनडीए में बीजेपी से अधिक या बराबर सीटें लेने की। दूसरी, ऐसी सीटें हासिल करने की जहां जीत के चांस अधिक हों। भीतर खाने खबरें आ रही हैं कि जेडीयू की दावेदारी वाली सीटों पर चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हैम की नजर भी बाज की तरह है। ऐसे में मान लीजिए कि एनडीए के भीतर जेडीयू को 100 से 105 के बीच सीटें मिल भी जाती हैं तो क्या होगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी होगा। ऐसे में नवंबर में जेडीयू और नीतीश कुमार का भविष्य विधानसभा चुनाव में उनके स्ट्राइक रेट पर निर्भर रहेगा। उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। अगर एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब ही रहती है तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। अगर किसी भी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूके तो क्या जेडीयू एकजुट रह पाएगी। ऐसे कई सवाल नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार को जरूर बेचैन कर रहे होंगे। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा धुरी और वो नीतीश कुमार है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से न बड़ा चेहरा है और नीतीश कुमार से न बड़ा किसी का एक्सेप्टेंस है। पटना में न्यूज 24 के खास कार्यक्रम मंथन 2025 के मंच से जेडीयू नेताओं ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं, बिहार में उनसे अधिक किसी दूसरे नेता की स्वीकार्यता नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार के नाम और काम पर लोग एनडीए के पक्ष में ईवीएम का बटन दबाएंगे। नीतीश कुमार जी बोलते नहीं हैं, नीतीश कुमार जी करते हैं और उनका काम बोलता है और वो काम करके दिखाते हैं। कभी उन्होंने कहा क्या कि हम 10,000 देने जा रहे हैं। गठबंधन पॉलिटिक्स में रिश्ते नंबर से तय होते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका भी नंबर से तय होती है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती जिसमें दूर की सोच के साथ बड़ा भाई भी छोटे भाई की भूमिका कबूल कर लेता है।
मंथन 2025 के मंच से जब बीजेपी नेताओं से पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो जवाब कुछ इस अंदाज में आया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये आपकी राय है, आपकी लाइन है या पार्टी की मैं लाइन? पार्टी हूं और मेरी राय ही पार्टी की राय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जरूरी है, इतना पता है हमें। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार के लोगों के मन में क्या चल रहा है। ऐसे में उनकी सरकार ने लोगों के दिल को जीतने के लिए हाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिससे लोगों को रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने में थोड़ी मदद की जा सके। लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्षी दलों के नेता उनके और उनके जेडीयू को लेकर किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चाचा जी अच्छी अवस्था में, थोड़ा रिलैक्स रहने दीजिए उनको। काहे छिड़वा रहे हैं हमसे? हमको कुछ नहीं बोलना, उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सरकार वो नहीं चला रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर, अगर आप पूछ रहे हैं तो इतना हम जरूर कहेंगे। आप पूछ रहे थे आरएसएस के नेताओं से कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम कहते हैं नहीं बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री। और बनेंगे ही नहीं बनेंगे वे तो तय है। जेडीयू पार्टी भी खत्म हो जाएगी चुनाव के बाद। वो जिस सोच के लोग हैं आसपास, जो भूजा पार्टी वाले लोग, अब नीतीश जी थोड़ी चला रहे हैं, अब तो दिल्ली से चलाया जा रहा है सरकार। वरना वो नीतीश जी पहले वाले थोड़ी हैं जो थाली खींच लेते थे। आज तो नीतीश जी पैरे पड़ लेते हैं। नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ऐसे समय में कि उनका तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं है, वो बेहतर सरकार नहीं चला रहे हैं। 2010 में अच्छे सरकार चलाएं, इस बात का 100% हम कह सकते हैं कि अच्छे सरकार चलाएं। लेकिन आज सरकार थोड़े चला रहे हैं, आज ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अभी भी आज के दिन भी मुख्यमंत्री हैं। क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2025 के चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे? क्या अमित शाह जी ने कभी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश कुमार से बेहतर कोई और नहीं जानता है कि उनकी खुद की सेहत कैसी है। नीतीश कुमार से बेहतर कोई और नहीं जानता है कि सत्ता के लिए पाला कैसे बदला जा सकता है। नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता कि राजनीति में वादे किस तरह तोड़े जाते हैं। वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पावर पॉलिटिक्स में दोस्त को विरोधी और विरोधी के दोस्त बनने में देर नहीं लगती। नीतीश कुमार के दिमाग में लगातार ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर नवंबर में जेडीयू का प्रदर्शन बिहार चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो क्या होगा। किसी भी वजह से अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूके तो उनका और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति का क्या होगा। जेडीयू के जो नेता अभी उनके पीछे खड़े दिख रहे हैं, उनमें से बदले हालात में कितने साथ रहेंगे और कितने अपने नफा नुकसान का हिसाब लगाते हुए नए दोस्त और राह चुन लेंगे। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर यानी पीके ने 3 भविष्यवाणियां की हैं। पहली, इस चुनाव में जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। दूसरी, नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और तीसरी, इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। पीके देश के जाने माने और सफल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पर अब वो खुद राजनीति में हैं। बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली चुनौती गठबंधन साझेदारों को साथ जोड़े रखने की। इसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों की गुत्थी सुलझाना बहुत उलझा हुआ काम है। अगर अभी सब कुछ बीजेपी के टॉप लीडर्स की प्लानिंग के मुताबिक हो भी गया और एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब रहा, तो बड़ा सवाल यही होगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। क्या बीजेपी आसानी से नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी सौंप देगी या महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी? अगर बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की राह पर आगे बढ़ती है तो फिर किसका नंबर आएगा? बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार पीके के टारगेट पर हैं। मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर भी पीके गंभीर आरोप जड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी किसी ऐसे चेहरे का नंबर लग सकता है जो अभी नेपथ्य में
चुपचाप कमल को सींच रहे हों। 160 सीट तो हम लड़ते ही नहीं है, तो कहां से जीत जाएंगे बीजेपी? तो एनडीए का टारगेट 160 सीटें हैं। 160 से शुरू करने के लिए कहा है उन्होंने। अगर टारगेट 160 से ही शुरू हो रहा है तो सवाल उठता है कि ये कहां तक जाएगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार में एनडीए के पक्ष में सुनामी चल रही है। वहीं एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान का कहना है कि अब की बार 225 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य है। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई। सीट शेयरिंग का कोई अपडेट है जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि उसके बारे में बहुत अटकलें लग रही हैं कि जेडीयू इस बार बीजेपी से कम एक सीट ज्यादा लड़ेगी, ताकि ये एस्टेब्लिश हो जाए कि जेडीयू बड़ा भाई है और बीजेपी छोटा भाई। देखिए, ये बड़ा भाई और छोटा भाई का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, अब जुड़वा भाई का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसलिए ये कहना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब जुड़वा भाई का कॉन्सेप्ट है। अशोक चौधरी के इस बयान के एक मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि जेडीयू किसी कीमत पर बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। एनडीए के भीतर पेंच इस बात को लेकर फंसा है कि कई सीट पर घटक दलों के बीच कड़ी दावेदारी है। ऐसे में किसे कौन सी सीट मिलेगी, इस पर भी एनडीए के घटक दलों का स्ट्राइक रेट निर्भर करेगा। एनडीए में बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में एनडीए के घटक दलों में से जेडीयू, एलजेपीआर, हम से मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी से हटने पर केंद्र से मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल यह रिस्क ना तो चिराग पासवान लेना चाहेंगे और ना ही जीतन राम मांझी। लेकिन नवंबर में बिहार के चुनावी नतीजों के बाद समीकरण जरूर इधर उधर हो सकते हैं। अगर बीजेपी ने महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो बीजेपी किस चेहरे पर दांव लगाएगी, इसे लेकर भी भीतर खाने कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सम्राट चौधरी आला कमान के पसंद होंगे? क्या बिहार के जातीय समीकरणों में सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री पद के लिए फिट बैठेंगे? बिहार के लिए जब बीजेपी के टॉप लीडरशिप चेहरे पर मंथन करेगी तो उसके जहन में कौन सी बातें टॉप पर रहेंगी? जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा या यूथ फैक्टर, सीनियरिटी फैक्टर चलेगा या किसी नए चेहरे पर दाव लगाया जाएगा? मंथन के मंच से जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी से पूछा गया कि वो बिहार में बीजेपी का चेहरा क्यों नहीं बन सकते, तो जवाब कुछ इस अंदाज में आया। राजीव प्रताप रूडी बिहार में बीजेपी का चेहरा क्यों नहीं बन सकते? बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा आगे रखने के लिए बहुत कम चेहरे हैं, कोई बड़ा चेहरा बना ही नहीं। सुशील कुमार मोदी थे, मैं फिर कहता हूं कि ये उसके बाद कौन आया? देखिए, क्या राजीव जी हैं? नहीं, सब लोग हैं। एक पॉलिटिकल सीनियरिटी होनी चाहिए, वो मेरे पास है। नेतृत्व किसके पास होगा, ये कुछ तो भाग से तय होता है, कुछ ईश्वर तय करता है और पार्टी तय करती है। इसलिए इसमें आपको चिंता नहीं व्यक्त करना है। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा में वाजपेयी जी के साथ भी काम कर लिया और मोदी जी के साथ काम कर लिया, और पार्लियामेंट में मैं 7 प्रधानमंत्रियों के सामने या तो बैठा हूं या उनके पीठ पर बैठा हूं। इस उपलब्धि के बाद बहुत ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। नेतृत्व किसके पास होगा कुछ भाग्य से तय होता है तो कुछ ईश्वर तय करता है, कुछ पार्टी तय करती है। मतलब बिहार बीजेपी के ज्यादातर नेता इस बात को लेकर अपने भाग्य और पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं की ओर देख रहे हैं कि नवंबर में उनका क्या होगा। अगर बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र के तर्ज पर सीएम बनाती है तो पार्टी के बड़े नेताओं की पहली पसंद कौन होगा? अभी जो कुर्सी, जो जिम्मेदारी मिली है, वो भी नवंबर में नतीजों के बाद रहेगी या नहीं? बीजेपी रणनीतिकारों का बहुत पुराना सपना रहा है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। यह सपना जनसंघ के दौर से लेकर बीजेपी के इलेक्शन विनिंग मशीन का टैग लगने तक और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी अधूरा है। ऐसे में मौजूदा बीजेपी की रणनीति और मिजाज को समझने वाले पॉलिटिकल पंडितों की सोच है कि बीजेपी अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है, बीजेपी के भीतर वो चेहरा कौन होगा जो सूबे के सामाजिक समीकरणों में
पूरी तरह फिट बैठ जाए और बेदाग भी हो। बेचैन तो चिराग पासवान भी होंगे। वो एक ऐसी राह पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो उनके पिता की राजनीतिक शैली से बिल्कुल मेल खाती है। चिराग कह चुके हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को भाई भी बताते हैं। पीके बिहार में बदलाव के नाम पर चुनावी अखाड़े में हैं, तो चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। ऐसे में अगर नवंबर में सीटों का समीकरण उलझा तो चिराग पासवान के पास विकल्पों के सारे खिड़की दरवाजे खुले दिख रहे हैं। ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए भी करो या मरो जैसा बन चुका है। अभी तेजस्वी के सामने सीटों के बंटवारे का पेच सुलझाने की चुनौती है। कांग्रेस और वीआईपी अधिक सीटों के लिए दबाव बनाए हुए हैं। आरजेडी के भीतर से जो खबरें निकल रही हैं उसके मुताबिक तेजस्वी लालटेन के निशान पर कम से कम 135 उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 2020 में 3 दर्जन ऐसी सीटें रही जहां जीत हार का अंतर 3000 से कम वोटों का रहा। अब की बार वोटों के गणित और रसायन को तेजस्वी समझ रहे हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब रहा तो उनकी राह आसान तो हो जाएगी, लेकिन गठबंधन के सभी साझीदार जुड़े रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस मुहर लगा दे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत पिछड़ गया तो तेजस्वी यादव के लिए लालटेन की लौ को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से सुरक्षा, पी से पलायन मुक्त, ई से इक्वलिटी, सी से केयर और टी से टेक्नोलॉजी। मेरा एजेंडा ये है। तेजस्वी यादव अपने चिर परिचित अंदाज में बता रहे हैं कि इस चुनाव में आरजेडी का एजेंडा क्या है। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं बिहार के लोगों का मूड क्या है, वोटरों के जहन में ईवीएम का बटन दबाते समय कौन से मुद्दे चल रहे होंगे, नीतीश कुमार के हाल में ऐलान की गई योजनाएं किस तरह वोटरों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगी। ऐसे में अटैक इज बेस्ट डिफेंस वाली रणनीति पर तेजस्वी यादव और उनका महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और हमको लगता है कि इस बार जनता जो है बदलाव चाहती है। ये 20 साल पुरानी जो खटारा जो सरकार है, केवल भ्रष्टाचार, अपराध, इनका डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध में लगातार जो है एक से एक केसेस आ रहे हैं। कहीं कोई भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, अपराधियों पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि सरकार में बैठे जो लोग हैं वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने फिलहाल एक बड़ी चुनौती ये है कि महागठबंधन के साझेदारों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे हो। कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की सीटों की डिमांड कैसे पूरी की जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। वहां पे बैठकर सब लोग तय कर लेंगे कौन पार्टी कितना लड़ेंगे, और जो पार्टी जितना तय हो जाएगा उतने पार्टी पे एक दूसरे को हम लोग मदद करके चुनाव जीतेंगे। अभी अंदर खाने ये तय भी नहीं हुआ है। मोटा मोटी कह सकते कितना मान के चल रहे हैं? मोटा मोटी देखिए, हमारे जो जनाधार है, जिस हिसाब से कार्यकर्ता है, जिस हिसाब से हमने मेहनत किया, उस हिसाब से 60 सीट का मार्च महीने में हमने घोषणा किया है कि हमारी पार्टी आने वाला समय में 60 सीट पर लड़ेंगे। डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। तेजस्वी यादव को एक टेंशन ये भी होगी कि आखिर कांग्रेस उन्हें सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रही। राजनीति में ये संख्या बल पर सब कुछ निर्धारित होता है। राष्ट्रीय जनता दल 140 सीटें लड़ी थी, मान लीजिए इस बार 135 सीट लड़े, 132 सीट लड़े, लेकिन फिर भी हम तो आपने पहले ही तय कर दिया 70 सीट, तो 70 सीट वाला सीएम कैसे बनेगा। भीतर खाने खबरें निकल रही कि तेजस्वी यादव लालटेन के निशान पर कम से कम 135 उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के साझेदारों को किस तरह अपने साथ जोड़े रखेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि जो अभी साथ खड़े दिख रहे हैं वो कल भी साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव को भीतर खाने ये भी डर सता रहा होगा कि
कि कहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM उनके वोटों में सेंधमारी न कर दे, कहीं उनके MY यानी मुस्लिम प्लस यादव और महिला प्लस यूथ फॉर्मूले में सेंधमारी न हो जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव एक मंझे हुए नेता की तरह गेंद सीधे जनता के पाले में डाल रहे हैं। आपने अपनी अभी हाल में एक सभा में कहा कि तेजस्वी यादव CM बनेगा। आपने कहा मैं बनूंगा CM, मैं तैयार हूं। जनता बोल रही थी तो हम बोले ठीक है, तो कह दीजिए ना फिर एक बार यहां भी, क्या आप बनेंगे? जनता बनाएगी और हम बनेंगे। किसी भी नेता के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, एक एक वोट जरूरी होता है। हर समीकरण भविष्य की राह तय करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव अभी ये जीत हार के साथ त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में कैसे आगे बढ़ना है, इसे लेकर जरूर बेचैन होंगे। नवंबर में प्रशांत किशोर के कॉन्फिडेंस की भी परीक्षा होनी है। अब तक वो दूसरों को चुनाव लड़वाते थे, चेहरा कोई और होता था, पीछे से रणनीति उनकी होती थी। अब पीके खुद चुनावी अखाड़े में हैं और बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर चुके हैं। उनका दावा है कि नवंबर में या तो जनसुराज पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर। ये कोई नहीं जानता कि बिहार के वोटरों के मन में क्या चल रहा है। अगर बिहार के लोगों ने जनसुराज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया तो पीके को तय करना होगा कि वो CM की कुर्सी पर खुद बैठेंगे या किसी और को बिठाएंगे। अगर नवंबर में जनसुराज फर्श पर आ गई, यानी खाता भी नहीं खुला, या 10 से 15 या 20 से 25 सीटें आई, तो क्या होगा? प्रशांत किशोर किसके साथ खड़े होंगे? ऐसे में वो किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ जाएंगे। हम लोग 40% वोट लेकर आएंगे। अब ये थियरी है, इसको करने के लिए खाली गणना नहीं कर रहे हैं, करने के लिए 3 बरस उस दिशा में खून पसीना बहा रहे हैं, हड्डी गला रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि इस 40% वोट को आप खाली समझना चाह रहे कि आपको वोट कौन देगा। वोट आ सकने की ताकत देखिए, आया नहीं है, आ सकने की संभावना की ताकत यह है कि NDA के लोग थर 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 कांप रहे हैं। प्रशांत किशोर करीब 3 साल पहले से यात्रा के जरिए बिहार में जनसुराज पार्टी की राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे, लेकिन बिहार के चुनावी अखाड़े में खड़े सियासी दलों के योद्धा उनकी जनसुराज को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या बिहार जैसे सूबे की सामाजिक व्यवस्था के बीच प्रशांत किशोर की बदलाव पॉलिटिक्स वोट में तब्दील हो पाएगी? हमको लगता है आए थे तो हमको लगा था कुछ नया होगा। ये तो RJD से भी नए कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। ये RJD भी फेल हो गई, तो ये कोई एजेंडा नहीं है हम लोगों के एजेंडे में, कहीं से वो लोग नहीं है। नया बिहार बनाएंगे, नया बिहार लाएंगे, अपराधी को बगल में बैठाएंगे और सारे भ्रष्टाचारियों के साथ पूरा जीवन बढ़ाएंगे। यही है जनसुराज। प्रशांत जी कहते हैं कि हम बड़का ईमानदार हैं। प्रशांत जी, आप जिसको कह रहे हैं चोर है, जिन पार्टी को, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अशोक चौधरी की बेटी ने टिकट खरीदा और एक तरफ कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने नहीं बेचा। ये धुरतई वाली बात क्यों? ये किसके लिए? ये कौन आपको टारगेट करवा रहा? आपके पीछे कौन है? बिहार की राजनीति में पीके अपनी खुलासा पॉलिटिक्स के जरिए चर्चा में बने हुए हैं। सूबे के आमो खास में चर्चा हो रही है कि पीके के निशाने पर अगला कौन है। पीके की राजनीतिक शैली सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा में बहुत है, लेकिन उनकी जनसुराज को वोट कितना मिलेगा और सीटों में कितना तब्दील होगा, ये सवाल सियासी महारथियों से लेकर पॉलिटिकल पंडितों के सामने यक्ष प्रश्न की तरह बना हुआ है। मिरेकल भी कई बार होते हैं। हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कई बार चुनाव जीतते हुए देखा है, तो कोई बहुत बड़ा अचंभा हो जाए वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, वो JDU और BJP को नुकसान पहुंचाने का काफ़ी काम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफल होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बिहार के चुनावी अखाड़े की पहली पिक्चर पीके की जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के साथ थोड़ी साफ होगी।
दूसरी तस्वीर महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट आने के साथ चुनावी अखाड़े की तस्वीर साफ होगी। तीसरी तस्वीर वोटरों के ईवीएम का बटन दबाने के बाद साफ होगी। चौथी तस्वीर नतीजों के आने के बाद साफ होगी कि बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स पसंद है या पुराने ढर्रे की राजनीति में खुश हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के मिजाज को भांपने और पढ़ने के मामले में कई बार बड़े बड़े गच्चा खा चुके हैं। ऐसे में चुनावी राजनीति के सफल रणनीतिकार अपनी पहली चुनावी परीक्षा के नतीजों को लेकर जरूर टेंशन में होंगे। उन समीकरणों पर भी अभी से पीके जरूर गुणा भाग कर रहे होंगे कि अगर जनसुराज अर्श पर रही तो क्या करेंगे और फर्श पर आ गई तो कहां जाएंगे। ये भी हिसाब लगा रहे होंगे कि अगर गिनती के उम्मीदवार जनसुराज के टिकट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे तो उनकी रणनीति क्या होगी। भले ही किसी इंटरव्यू के दौरान बातचीत में प्रशांत किशोर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, पर नवंबर के नतीजों की चिंता उन्हें जरूर सता रही होगी। उनका दिमाग लगातार गुना भाग कर रहा होगा कि अगर जनसुराज पार्टी अर्श पर रही तो क्या करेंगे और फर्श पर आ गई तो किधर जाएंगे। चिराग पासवान ने एक फाइटर की तरह लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार किया है, पार्टी को खड़ा किया है। ऐसे में नवंबर में बिहार के सियासी मौसम में कैसे आगे बढ़ना है, इसका ब्लूप्रिंट भी चिराग तैयार कर चुके होंगे। तेजस्वी यादव की समस्या ये है कि आरजेडी जिन वादों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है उसे नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। ऐसे में अगर लाभार्थियों का वोट एनडीए के खाते में गया तो उनकी आरजेडी का क्या होगा। वहीं नीतीश कुमार इस बात को सोचकर बेचैन होंगे कि अगर नवंबर में नंबर नहीं आए तो उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। इसी तरह बीजेपी रणनीतिकारों की बेचैनियां इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कमल नहीं खिल पाया तो क्या होगा, और अगर कमल खिल गया तो आला कमान किसे ग्रीन सिग्नल और किसे रेड कार्ड दिखाएगा। बिहार ने समय समय पर देश की राजनीति को नया रास्ता दिखाया है। ऐसे में भले ही बिहार के बड़े बड़े सियासी सुरमा नवंबर के नतीजों को लेकर बेचैन हैं, लेकिन इस चुनाव से एक ऐसी राह निकलने की उम्मीद है जो दशकों तक बिहार और देश की राजनीति में याद रखी जाएगी। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।